हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राधा कॉमिक्स में महाकाल सीरीज़ की अगली कॉमिक्स, लूची का बेटा, जो कि मौत का अग्निकुंड का अगला भाग है। पटवर्धन ने क्या कथा आगे बढ़ाई। हमने कोशिश की थी हेलन और परेरा में फूट डालने की, पर रगड़ा गया शांगली। यह हमें बाद में पता चला। अब तक आपने महाकाल का जिक्र नहीं किया अंकल। तुम्हारी उत्सुकता ठीक है, पर लूची के बेटे महाकाल की कहानी को सिलसिलेवार सुनाने के लोभ में मैंने कहानी को ज़रा लंबा फैला दिया। कोई बात नहीं अंकल, आप पूरी कहानी सुनाइए। उन बदमाशों का ऑपरेशन के असफल करके उनके गिरोह में फूट डालकर शांगली को ख़त्म करवा दिया, और चुंग नॉरिस को भी हम लोगों ने ख़त्म कर दिया। लेकिन जल्दी जल्दी में हम लोग एक गलती कर गए थे। उसी गलती ने हमें फंसवा दिया। हमने रिसीवर हेलन के कमरे में नहीं छिपाया था, और माइक्रोफोन वहाँ से हटाया भी नहीं था। सो ना सिर्फ वे हमारी चाल समझ गए, बल्कि मौका देखकर राघवन के कमरे से रिसीवर भी बरामद कर लिए। ओह, चतुर्वेदी का दुर्भाग्य था कि जब परेरा के गुर्गे ताना हुई वगैरह राघवन के कमरे में रिसीवर के लिए छानबीन कर रहे थे, वे कमरे में चला आया। भड़ाक! चतुर्वेदी इससे पहले कि कुछ समझ पाता, क्या ठक खचाक, उसे जान से हाथ धोना पड़ गया। इधर मैं और राघवन बाहर रूम में बैठे थे। मिस्टर विली, ज़रा मेरे साथ आइए, मैं आपको किसी से मिलवाना चाहती हूँ। ज़रूर कुछ दाल में काला है। अभी नहीं दिलैला, मैं अपने मित्र के साथ किसी ज़रूरी, मेरा काम ज़्यादा ज़रूरी है मिस्टर विली, या जो कुछ भी तुम हो चलो। हेलन के स्वर एक खतरनाक ठंडापन था। हमें समर्पण ही ठीक लगा। तुम भी चलो, और कोई चाल मत करना, परेरा का निशाना भी तुम दोनों पर ही है। मैंने और राघवन ने आंखों ही आंखों में एक दूसरे को सतर्क रहने का इशारा किया, पर कोई होशियारी काम ना आई। ठाक ठाक, बहुत अच्छे। बहुत जल्दी हमारे बेहोश जिस्म उन लोगों के कब्जे में थे। वे लोग हमें शाओलिन मठ में ले गए। वहाँ जाकर हमें पता चला कि उन लोगों की नीयत हमें जान से मारने की नहीं थी। वे हमें बंधक बनाकर हमारे द्वारा अपने कुछ महत्वपूर्ण काम पूरे करने चाहते थे। पर यह बात आईने की तरह साफ थी कि हमारी जरा सी चाल या ऊँची हरकत हमें तुरंत मौत के जबड़ों में डाल सकती थी, जैसा कि उनके प्राचार्य लूची ने भी कहा था। मैक्स और हमारा माल भारतीय पुलिस के कब्जे में है। तुम लोगों को बंधक बनाकर उसे वापस लाना है। मगर याद रखना, यहाँ से भागने की कोशिश या चतुराई के नतीजे भयंकर होते हैं। ऐसा करोगे तो बहुत बुरी मौत मारे जाओगे। शाओलिन के कैद खाने में कुछ समय बाद हमें मालूम हुआ कि हमारे अलावा भी कोई और वहाँ कैद है। राघवन, इस दूसरे कमरे में किसी के चीखने कराने की आवाज़ें अक्सर सुनाई देती हैं। लगता है कोई उसे टॉर्चर करता है। इनकी कैद में पड़ा इनका दुश्मन ही होगा, और शायद हमारा दोस्त भी हो। यहाँ के बारे में शायद वह हमसे ज़्यादा जानता हो, पर हमारा उससे संपर्क कैसे हो। और हमने जल्दी ही मौका निकाला। जूते की एड़ी में लोहा काटने की आरी का इस्तेमाल आज हो ही गया। ध्यान से मिस्टर पटवर्धन, उन लोगों को यदि शक हुआ तो वे हमारा न जाने क्या हाल करें। जब मैं बगल वाले बंदीगृह में पहुंचा, अरे ये कौन है? वह लूची का बेटा था जो बाद में तुम्हारा महाकाल बना। तुम कौन हो? शाओलिन मठ के प्राचार्य लूची का बेटा हूची। और तुम कौन? यह सुनकर वसुंधरा हैरान हो गई। लूची का बेटा? लूची की कैद में? क्या? बेटी, यह जानकर मैं भी काफ़ी हैरान हुआ था, पर बाद में उसी ने मुझे सब कुछ बताया कि लूची उन लोगों का असली बॉस नहीं था। लूची को बॉस की भूमिका निभाने के लिए मजबूर किया गया था। लूची शाओलिन मठ का प्राचार्य था और कुंफू का बेहतरीन लड़ाका। स्मगलरों का गिरोह एक सुरक्षित और गुप्त स्थान चाहता था, और साथ ही लूची जैसे योद्धा का संरक्षण भी। स्मगलरों ने लूची के अलावा पूरे शाओलिन के आचार्यों को अपने साथ मिला लिया, पर लूची ना माना। उल्टे उसने विद्रोह के स्वर तेज कर दिए। तब उन शैतानों ने मेरी माँ और बहन को कैद कर लिया, पर मेरे पिता टस से मस नहीं हुए। मुझे धोखे से पकड़कर बांध दिया, और ओह, मेरे पिता और मेरी गर्दन पर तलवार टिकाकर हमारी आंखों के सामने ही 4 दरिंदों ने मेरी माँ और बहन के साथ। हे भगवान, महाकाल के साथ बहुत बुरा हुआ। टॉर्चर करने और मार डालने का सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता बेटी। उसे 4-4 दिन भूखा रखकर दिन में 4 बार बेरहमी से ओह पीटा गया। लूची अपने बेटे से बहुत प्यार करता था। आखिरकार उसने गुंडों के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। तब से आज तक मुझे कैद में रखा हुआ है। 4 महीने हो गए। मेरे पिता इनकी कठपुतली बने हुए हैं। उफ, ये कबकत 4, इस 4 के अंक ने मुझे क्या से क्या बना डाला। अभी भी मुझे 4 दिन से एक बार भोजन और दिन में 4 बार यातनाएं दी जाती हैं साहब। अब क्यों? अब लूची उनकी हर बात मान रहा है? इसलिए कि कहीं मौका पाकर मैं और मेरे पिता बगावत न कर बैठे। उन्हें तुम दोनों से इतना खतरा है? आप नहीं जानते मेरे पिता ने मुझे बचपन से कैसी ट्रेनिंग दी है।
मेरे पिता पूरे शाओलिन और इन सब गुंडों के लिए अकेले और निहत्थे काफ़ी हैं, पर क्या करूं? इधर मैं लोहे की जंजीरों में जकड़ा हूं और मेरे पिता मेरे प्यार की जंजीरों में जकड़े लाचार हैं और चाह कर भी मैं खामोश है। मेरा बड़ा भाई फूची तो अकेला ही मेरे और मेरे पिता के बराबर था, पर मेरी माँ और बहन से पहले ही इन कुत्तों ने उसे जहर देकर कायरता से मार डाला। मैं अगर मरने से पहले आज़ाद हो गया तो कसम समुराई की इन बदमाशों को ऐसी मौत मारूंगा कि मौत भी दहल जाएगी, शरीर में नहीं। क्या पर क्या तुम अब भी इतनी ताकत महसूस करते हो जो इस लड़ाई में तुम्हें जिता दे? शरीर में नहीं, मेरी आत्मा में ताकत है साहब, और वो ताकत इन हरामजादों को जहन्नुम पहुंचाने के लिए काफ़ी है। तो फिर लो, आज आज़ाद तो मैं तुम्हें कर ही देता हूँ, पर बेटे ज़्यादा उतावली मत करना। मैंने जैसे तैसे उसकी जंजीरें काट डाली। इन बदमाशों के लिए महाकाल हूँ मैं। वसुंधरा ने अपनी आंखें पहुँची। ओह, तो यूं हूची को महाकाल बनना पड़ा। हाँ बेटी, वो क्रोध और नफरत का सुलगता हुआ अग्निकुंड बन गया। जो कुछ उसके तन और मन पर बीता उसने उसे मौत बना दिया, और उसके दिल में प्यार मोहब्बत आदि कोमल भावनाएं कुचल गईं और वह एक पत्थर बन गया। ओह, सचमुच बड़ा जुल्म हुआ था उसके साथ। पर अंकल, मैं सोचती हूँ कि उसे प्यार की ज़रूरत और भी ज़्यादा है अंकल। नफ़रत की आग को उसे प्यार से ही ठंडा किया जा सकता है। बाय द वे, कमरे में घुटन है, मैं ये खिड़की खोल दूँ तो शायद ठंडी हवा। तुम आशावादी हो बेटी, पर महाकाल के बारे में ऐसी आशा रखना कि करा प्यार की वर्षा से उसे ठंडा करा जा सकेगा, बिल्कुल ऐसा है जैसे ज्वालामुखी पर पानी के छींटे डालना। मैं भी यही चाहता हूँ, पर यह संभव नहीं। नहीं अंकल, प्यार में बहुत शक्ति है। प्यार से नफरत और क्रोध के अंधेरे में उजाला भर सकता है। मेरा तो यही विश्वास है। अंकल, अब आगे की कहानी भी सुना दीजिए ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलें शेष कथा बगीचे में घूमते हुए पूरी करते हैं। शाम की सुहानी हवा चल रही है। अब तक की कहानी तो हूची के महाकाल बनने का इतिहास था। अब आगे महाकाल की बहादुरी और युद्ध कौशल का वर्णन ही रह गया है। यही तो कहानी का मज़ेदार हिस्सा है। इस हिस्से को तो मैं ज़रूर सुनूंगी। वसुंधरा ही क्यों, महाकाल का हर प्रशंसक इस हिस्से को देखना और पढ़ना चाहेगा। मगर लूची के बेटे महाकाल का पूरा इतिहास जाने बिना महाकाल के स्वभाव को नहीं समझा जा सकता था। वसुंधरा के साथ आप सबको भी इस कहानी के हिस्से तक पहुंचने के लिए काफ़ी प्रतीक्षा करनी पड़ी। इसके लिए क्षमा, हालांकि यह बेहद ज़रूरी था। ज़रूर, मैंने और महाकाल ने योजना बनाई कि उसी रात हम कार्रवाई शुरू कर देंगे, मगर बराबर के तहखाने से राघवन ने मुझे खतरे का संकेत दिया और हमें तुरंत कार्रवाई करनी पड़ी। राघवन ने तब तक उन्हें जाने की कोशिश की, ठाक, जब तक कि मैं और महाकाल राघवन वाले कैद खाने में दाखिल नहीं हो गए। इसे छोड़ो, देखो उस इंस्पेक्टर के बच्चे ने लूची के बेटे को आज़ाद कर दिया। आफत, अरे उह, महाकाल को देखकर पहरेदार सकपका गए। या फिर तुम समझ सकती हो कि क्या हुआ होगा। था क्या या? महाकाल कहन पर टूट पड़ा था। इक उन तीनों पहरेदारों को महाकाल ने मसल दिया, लेकिन इच कड़ाक, शालन में योद्धा कम थोड़ी थे। अगले ही पल असंख्य लड़ाके आधम के। स्थिति कठिन देखकर महाकाल ने किसी मृत पहरेदार की तलवार उठा ली। जल्दी महाकाल ने साबित कर दिया कि घायल शेर अधिक खतरनाक होता है। ठाक, मैं और राघवन भी जूझ रहे थे। खचाक, राघवन सातवां ये, और महाकाल तो मौत की मशीन बना हुआ दुश्मनों को गाजर मूली की तरह काट रहा था। साए साए, मैं और राघवन सोच रहे थे, यार राघवन आखिर वह कितनों को संभाल लेगा? यहाँ तो लड़ाकों का पूरा टिड्डी दल है। कुछ भी हो, हमें उसका साथ देना है। तलवार उठाओ, वो देखो 8वां शिकार उसने भेज दिया। विरोधी तो परेशान थे ही, पर ऐसा नहीं था। इन कमबख्तों ने तो मानो यमराज को खोल दिया। लगता है पूरे मठ को तबाह कर डालेगा। कि महाकाल कुछ नहीं सोच रहा था। इतने समय की भूख प्यास और यंत्रणाएं, उफ, शरीर अब काम नहीं कर रहा है। पर यदि मैं गिर गया तो मौत निश्चित है। भाग्यवश लूची भी आ पहुंचा हुआ। फिर क्या था, वह तो अपने बेटे को आज़ाद देखकर जोश में आ गया। हूची, मेरे बेटे, प्रलय बनकर उन पर टूट पड़ा। शाय शाय, और फिर शुरू हो गया मौत का तांडव। लूची के मैदान में आने से महाकाल के घायल और थके हुए शरीर में भी जोश आ गया और लड़ाई की स्थिति एकाएक बदल गई। खचा क्या साय, वे दोनों बाप बेटे कुंफू के सिद्धस्त कलाकार थे। उन दोनों के हाथ पांव बिजली की गति से भी तेज हरकत कर रहे थे। मैदान साफ होता जा रहा था। जुम, उन दोनों बाप बेटों ने वहां ऐसी तबाही मचाई जिसे शब्दों में व्यक्त करना मुश्किल है। खच नतीजे के तौर पर स्थिति बहुत जल्दी हमारे नियंत्रण में आ गई। राघवन अलबत्ता इस महासंग्राम में बुरी तरह घायल हो गया था। मिस्टर पटवर्धन, लगता है अंत आ गया। पर महाकाल और लूची के कारण निर्णायक विजय हमारी झोली में आ ही गई।
मैं महाकाल और राघवन को लेकर अस्पताल निकल गया। लूची को भी साथ ले जाना चाहता था, पर वह जिद करके वहीं रुका रहा। पर दुश्मनों से बदला लेने महाकाल, अपने पिता का साथ देने महाकाल वहाँ रुका क्यों नहीं? वह रुकना चाहता था, पर बड़ी मुश्किल से लूची ने ही उसे कसम दे देकर भेजा था। दरअसल 4 वर्षों से भूखे पेट टॉर्चर सहते सहते वह कमज़ोर हो गया था। उस पर लड़ाई की थकान और जख्म भी थे। उसे यदि समय पर उपचार नहीं मिल पाता तो वह शायद ही जिंदा बचता। ओह। एक रात महाकाल अस्पताल से भाग निकला। अस्पताल जाकर राघवन ने तो दम तोड़ दिया। महाकाल को अलबत्ता फ़ायदा पहुंचा, लेकिन राघवन के चक्कर में मेरा ध्यान महाकाल ज़रा चूका और वह गायब हो गया। और आप समझ गए होंगे कि वह कहाँ गया होगा। बिल्कुल, मैं तुरंत शाओलिन रवाना हो गया, मगर इंटरपोल की फ़ोर्स मेरे साथ थी। मैं और इंटरपोल की फ़ोर्स जब तक शाओलिन में पहुंचे, लूची मारा जा चुका था। शायद लूची की मौत महाकाल की शाओलिन पहुंचने से पहले हो चुकी थी, और महाकाल किसी जंगली हिंसक पशु के समान वहशी दिख रहा था। होल्ड इट। रुको महाकाल। शाओलिन में जीवित एकमात्र आदमी को भी उसने अपने खूनी पंजे से हमारे सामने ही खत्म कर डाला था। महाकाल ने लाशों की भी दुर्गति करनी शुरू कर दी। स्टॉप हिम। इंटरपोल के ऑफिसरों ने जैसे तैसे उसे काबू किया। छोड़ दो मुझे। ज़्यादा उत्पात करे तो बेहिचक गोली मार देने से। नाजुक स्थिति देखकर मैंने ऑफिसर को समझाया, इसके साथ जो भी हो उसे देखते हुए इसके व्यवहार को नज़रअंदाज कर देना चाहिए। और यह मत भूलो ऑफिसर कि इतना बड़ा गिरोह केवल इस लड़के के कारण ही खत्म हो पाया है। मेरी विनती है ऑफिसर, इसे गिरफ्तार न करें। इसने जो कुछ किया वो इसकी मजबूरी थी। ठीक है पटवर्धन, आप यदि इसकी गारंटी लेते हो तो मैं इसे छोड़ देता हूँ। और मैं महाकाल को साथ लेकर भारत रवाना हुआ। तुम्हारे पिता कैसे मारे गए, उन्हें यूँ मारना बड़ी टेढ़ी खीर थी। उन लोगों ने ज़रूर धोखे और फरेब से मार डाला होगा, वरना वो तो एक चलता फिरता तूफान थे। महाकाल मेरे साथ भारत ज़रूर आ गया, पर दुनिया से उसे नफरत हो चुकी थी। प्यार या दया जैसी भावना उसके दिल में नहीं बची थी। मैं यहाँ नहीं रहूँगा, आप मुझे जाने दें। मैं कहीं ऊंचे पहाड़ी जंगल में अपना जीवन कुंग फू के अभ्यास में गुजारना चाहता हूँ। जब मेरे लाख समझाने पर वह नहीं माना तो एक दिन, यह जगह सही है साहब, आज से मैं यहीं रहूँगा। जब मेरी बहुत ज़रूरत हो तो मुझे इस जगह से मुझे पुकार लीजिएगा, मैं ज़रूर आऊँगा। पर भगवान के लिए मेरा हाल चाल पूछने या मुझे वापस इंसानों की बस्ती में ले जाने की नीयत से मत आना। अलविदा। लेकिन और बिजली जैसी फुर्ती से कलाबाजी लगाता हुए उस जंगल में ओझल हो गया। ओह। पटवर्धन एक फीकी सी मुस्कुराहट के साथ बोला, अब कहो, क्या उस पत्थर के टुकड़े पर तुम अपने प्यार के फूल उगा सकती हो बेटी? वसुंधरा के चेहरे पर उदासी थी, पर आंखों में आशा और आवाज़ में विश्वास था। आप जो भी कहें अंकल, यदि मेरा प्यार सच्चा है तो एक दिन उस पत्थर में भी फूल खिलेगा। आप देख लेना अंकल, भगवान तुम्हें कामयाब करे बेटी। और दुनिया से बेखबर वीरान जंगलों में महाकाल अपने आक्रोश से पत्थरों को भी चूर चूर कर रहा था। या समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं महाकाल सीरीज़ की अगली कॉमिक्स महाकाल और लिमी लांचू में। तब तक के लिए धन्यवाद।